Good morning, students. Today we will start our plus 1 classes. In plus 1 class, our first chapter is physical world. It's not so much important for exam, for IIT, JEE Mains, etc. Means competitive exam. यानी फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है हमारा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बात आती है ये चैप्टर करना क्यों है हमें। ये इसीलिए करना है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे हमें फिजिक्स के बारे में पता चलेगा कि फिजिक्स का मीनिंग क्या है, फिजिक्स की ब्रांच क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स में क्या क्या आगे ब्रांचेस हैं, फिजिक्स का सोसाइटी की ग्रोथ के साथ क्या रिलेशन है। ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा, इसी चैप्टर से हमें पता चलेगा। यानी जितने भी इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में वो हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक बेसिक चैप्टर है और स्टार्ट अब हम करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, ये कौन से सेंचुरी का टेक्स्ट है। इट्स 15th सेंचुरी टेक्स्ट, यानी 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है। लैंग्वेज कौन सी है, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अब बात आती है इसका मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग है, अब ये नहीं है कि मैं फिजिक्स स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में मैंने फिजिक्स से लिखा होगा, नहीं, इसका मीनिंग है नेचर। फिजिक्स है क्या, इट्स ऑल अबाउट द नेचर। फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है, नेचर के बारे में। अब गर्मी होती है, सर्दी होती है, तारे टिमटिमाते हैं, स्टार्स ट्विंकलिंग पढ़ी है आपने। सनराइज सनसेट के टाइम पे शेप्स कैसे होती है, चेंज होती है, या कलर्स चेंज होते हैं। जो रेनबो है वो बनता है, कैसे बनता है। गाड़ी मूव कर रही है, अगर आमने सामने से टकराई है तो क्या होगा, अगर पैरेलली टकरा रही है आपस में तो क्या होगा। जो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है या मून रिवॉल्व करता है, या फिर सैटेलाइट का आप एग्जांपल लेते हो, घड़ी का एग्जांपल लेते हो, आपके रूम में फैन चल रहा है, आपके रूम में लाइट ऑन हुई है, यानी लाइट वेव्स है जो, या मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ये सब फिनोमिनल्स किस में आते हैं, दे ऑल रिलेटेड टू फिजिक्स। वो सब किससे रिलेट करते हैं, फिजिक्स। यानी आप ये कह सकते हो ये पूरा यूनिवर्स जो है दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। और फिजिक्स में आप जितना मर्जी डीपली पढ़ लो वो कम है। अब इससे ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखो प्लस 1 प्लस 2 में हमारे पास ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स कवर हो जाती है, लेकिन पूरी फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गई है। पूरी का मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, तो मतलब ब्रांचेस सभी ले लेते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, डीप नहीं पढ़ते उसको। ठीक है, अगर उसको आप एक्सप्लेन पढ़ना है वो आगे हायर क्लासेस में जाकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप कह सकते हो फिजिक्स इज अ किंग ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताया, नेचर। यानी अभी मैंने आपको कहा ये क्या है, नेचर है। फिजिक्स ऑल अबाउट नेचर। अगर मुझे यहाँ पर फिजिक्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड। यानी हमारे वर्ल्ड को जो लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब किस में आते हैं, फिजिक्स में। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, बेसिक लॉज ऑफ नेचर।
बेसिक लॉज ऑफ नेचर। यानी फिजिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी आप ये कह सकते हो फिजिक्स क्या है? हमारा नेचर है जो, और उसमें जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उन सभी को अगर हम स्टडी करते हैं, वो किस में स्टडी करते हैं? हम फिजिक्स में। क्लियर है? सबसे पहले मैंने ये वर्ड लिखा, ये वर्ड कहाँ से आया? 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है मैंने, और इसका मीनिंग क्या है? नेचर, नेचर रिलेटेड टू फिजिक्स और फिजिक्स रिलेटेड टू नेचर। फिजिक्स मीन्स laws that explain physical world, or you can say basic laws of nature, or you can say it is study of nature and natural phenomena. क्लियर है? समझ आया? ये लिख लीजिए। अब इसके बाद हम करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन फिजिक्स। बेसिक प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल है मेन फिजिक्स में, यानी फिजिक्स जो भी हमारे फिजिक्स थे उन्होंने सिर्फ दो प्रिंसिपल को फॉलो करके सभी लॉज वगैरह बनाए हैं। टू बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म। First one is unification. Unification means आप बहुत सारे फिनोमिनल्स को एक सिंगल लॉ से डिफाइन कर रहे हो, एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा, हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जो फिनोमिनाज है उसको हम एक ही प्रिंसिपल से क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो आपको एग्जांपल से बताती हूँ मैं। फर्स्ट, एप्पल फॉलिंग, सेब जो गिरा। सेकेंड, मून रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड, पेंडुलम स्विमिंग हो रही है, स्विंग, यानी पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है। ये सब किसमें आते हैं? और भी बहुत से फिनोमेना से ये सब किसमें आते हैं? दिस ऑल कम्स इन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यानी इन सब को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। और एग्जांपल ले सकते हो आप, प्लस वन के सिलेबस में हम बहुत से थ्योरीज पढ़ेंगे जो एक लॉ से एक्सप्लेन की हो। जैसे आप अगर एग्जांपल लो, हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम आएगी, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं कि किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट, या फिर आप कह सकते हो मोशन ऑफ पेंडुलम। मोशन ऑफ पेंडुलम मीन्स ऐसे पेंडुलम मूव करता है, यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज 0, देन इट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सेम इन दिस वे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? मोशन ऑफ पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में। दैट मीन्स ऑल दिस फिनोमेना कम इनटू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। यही पढ़ते हैं हम, बर्नौलीज थ्योरम में भी यही पढ़ेंगे हम। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे आप घर में लाइट ऑन करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है, लाइट ऑन हुई, बल्ब गर्म भी होगा,
साथ में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में। उसके बाद मैंने मोशन ऑफ पेंडुलम का एग्जांपल लिया। मोशन ऑफ पेंडुलम में हमने क्या लिया, ये पेंडुलम है हमारा, ये ऐसे रोटेट करता है। देखो जब वो ऐसे होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल में। और जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड एट दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो दोबारा से वापस गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, फिर ये ऊपर जा रहा है, काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल, काइनेटिक 0, फिर ये वापस आएगा। यानी पूरे फिनोमिना में हमने क्या देखा कि या तो काइनेटिक है, मैक्सिमम पोटेंशियल है 0, या पोटेंशियल है, मैक्सिमम काइनेटिक है 0, और बीच में क्या है, काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। यानी एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना किसमें आए हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये सब किसने एक्सप्लेन किए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने। ये किसने एक्सप्लेन किए, ग्रेविटेशनल लॉ ने। दैट मीन्स यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे फिनोमिना को एक ही लॉ के साथ क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसको लिख देती हूं मैं, मैनी फिनोमिनास यूनिफाइड बाय या एक्सप्लेन बाय सिंगल लॉ। कोशिश यही रहती है कि बहुत सारे फिनोमिनास को एक सिंगल लॉ से हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफिकेशन। क्लियर है। अब बात आती है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इतना ज्यादा नहीं है। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट into small parts and then solve it. भाई कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में काटकर बांटकर उसको हम सॉल्व करें। यानी जैसे आपने 9th क्लास में, मैं आपके ही उसमें ले लेती हूँ, 9th क्लास में आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी ना। कौन कौन सी पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वहां पे हमने ये देखा था कहीं पर न्यूमेरिकल्स आते थे जिसमें एक इक्वेशन नहीं लगती थी। पहले हम एक इक्वेशन लगा के उसको सॉल्व करते थे, फिर दूसरी इक्वेशन लगाते थे, फिर तीसरी इक्वेशन लगाते थे, या फिर किसी 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाती थी। ऐसा होता था। यानी हम क्या कर रहे थे, उस न्यूमेरिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर और एग्जांपल हो, सपोज करो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, मैंने यहाँ से गन से फायर किया, तो सबसे पहले क्या है, जब मैं गन से फायर करूंगी, गन से बुलेट निकलेगी, वो इस ब्लॉक में हिट करेगी। जैसे ही वो इस ब्लॉक को हिट करेगी, वो इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स उस ब्लॉक को क्या करेगी, मूव करेगी। अगर ये हल्का हुआ, कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे अभी, तो क्या करेगी, मूव करेगी। यानी पहले हमें कौन सा पार्ट लेना है, गन का पार्ट लेना है। गन की पहले कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी वहां पे क्या लगाना है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका मोमेंटम टोटली कहाँ ट्रांसफर हो गया, बुलेट के अंदर ट्रांसफर हो गया। फिर क्या हुआ, बुलेट ने क्या किया, मतलब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, तो बुलेट को क्या मिली, वेलोसिटी मिली। बुलेट गई, बुलेट ने क्या किया, ब्लॉक को हिट किया, वहां पे एक पर्टिकुलर कोलिजन हुआ, वहां पे हम लॉ लगाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले गन और बुलेट की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर बुलेट से ब्लॉक पे की, फिर ब्लॉक मूव किया उसको, या फिर इसको और भी एग्जाम और आगे ले लो, ब्लॉक आगे जाके किसी बैलून रखा हुआ है, बैलून पे हिट करता है, यानी आगे और पार्ट्स बना लेते हैं हम। तो ऐसे क्या करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शनिज्म। यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम तोड़ रहे हैं,
पार्ट्स में तोड़ रहे हैं और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हमारे दो बेसिक प्रिंसिपल है। फर्स्ट क्या है, कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा फिनोमिनास को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया जाए, और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये नोट कर लें। यस, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स। मेन देखो फिजिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जिसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, वो स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। लार्ज आपको पता है, जैसे लार्ज माइक्रोस्कोपिक जो है वो एक ओल्ड थ्योरी है, ये ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कवर हो चुकी थी। ये लेटर ऑन, दैट मीन्स बाद में हुई है स्टडी, ठीक है। पहले मैक्रोस्कोपिक आया, फिर माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल अगर हम ले प्लैनेट्स की, वो किस में आएंगे, मैक्रोस्कोपिक में आएंगे। प्लैनेट्स में मून रिवॉल्व कर रहा है, जैसे आपने केपलर थ्योरी पढ़ी है ना, सन के अराउंड अर्थ है घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, वो सब किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक आती है, मैंने कहा स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम्स है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे वो किस में आएगा, वो माइक्रोस्कोपिक में आएगा। तो सबसे पहले आता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक ओल्ड थ्योरी है, मैंने कहा ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसके अंदर वो ओल्ड का मतलब क्या हुआ, क्लासिक, जैसे पुराने गाने सुनते हैं क्लासिक बोलते हैं ना सॉन्ग्स, ऐसे ओल्ड थ्योरी है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट्स हैं आगे। सबसे पहला है मैकेनिक्स, सेकंड है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिक्स। तो हमारे पास क्लासिक फिजिक्स में ये चार पार्ट आते हैं। जो ये दो पार्ट हैं आपके पास, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आप पढ़ोगे 11th में, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिक्स है वो आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है। 11th में हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स। 12th में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ठीक है। अब बात आती है माइक्रोस्कोपिक की। माइक्रोस्कोपिक मैंने क्या कहा, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में वही इलेक्ट्रॉन थ्योरी आती है हमारे पास, एटम्स आते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप। आई थिंक +1 में आप केमिस्ट्री में कुछ पार्ट्स इसका पढ़ोगे, बाकी हम 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। तो हमारे पास सेकंड माइक्रोस्कोपिक में आता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्लियर है, ये पार्ट्स बना लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या कहा था, क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ कार, हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, हम पढ़ेंगे कि रॉकेट कैसे चलता है, रॉकेट के मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, रॉकेट जब मूव करता है तो धरती पे कितना फोर्स लगता है या ऊपर कितने फोर्स के साथ वो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रोड है वो बेंड कैसे होती है, बेंडिंग ऑफ रोड, ठीक है। कोई भी व्हील है वो कैसे रोटेट करेगा, रोटेशन ऑफ व्हील। मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो वेव है, एक वेव नेचर कैसे प्रोड्यूस होता है,
या फिर फ्लोटेशन, यानी फ्लोटेशन में क्या आएगा, फ्लूइड, फ्लोटेशन, फ्लूइड स्टडी, यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने नहीं सुना होगा फ्लूइड के बारे में, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, एक होता है फ्लूइड होता है, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये सब किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में। उसके बाद आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, एक्सेट्रा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले बात आती है चार्ज की, जो हमें 12th में पढ़ना है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज का आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चार्ज की वजह से फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जो होगा वो एसी भी होगा और डीसी भी होगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिज्म भी होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वहां पर, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारा हम किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट की वो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। यानी इसमें हम रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे, एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आता है, ये सब आएगा क्लासिकल फिजिक्स में। यानी +1 +2 में टोटल दोनों साल में हम ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर जाएंगे, ठीक है। अब आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी हमें पता है, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका नेचर क्या है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद हम इसमें सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ये सब किसमें आएगा, मॉडर्न फिजिक्स। यानी स्कोप में क्या है, पूरा सिलेबस बता दिया आपको कि फिजिक्स में आपने +1 +2 में क्या क्या पढ़ना है, या फिर फिजिक्स के 2 ब्रांचेस, जैसे आपने अभी देखा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, उसके आगे पार्ट्स बता, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आ गया, ये पता चल गया। इसके बाद अब हम करते हैं ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन, यानी अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। वैसे तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी बात एक ही है, यानी सोसाइटी की ग्रोथ किसकी वजह से होती है, फिजिक्स और फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के वजह से, ठीक है, दोनों की वजह से। जैसे आप एग्जाम्पल अगर हल लें, पहले क्या होता था, स्टीम इंजन, जैसे स्टीम इंजन बनाया,
अब तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फ्लॉप हो चुके हैं, पुराने टाइम में की बात है, ठीक है। तो पहले स्टीम इंजन के बारे में पता चला, फिर इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी ही है, थोड़ा एडजस्ट करना, क्षमता, ठीक है। तो स्टीम इंजन मैंने कहा, पहले स्टीम इंजन बना, फिर जब इसका कोई इतना यूज नहीं हुआ, इसकी एफिशिएंसी को क्या करने की कोशिश की गई, इंक्रीज। तो इसकी एफिशिएंसी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों, फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। यानी हमें पता चला स्टीम इंजन है, तो उसके बाद हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया ताकि सोसाइटी की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। यानी व्हेन देयर इज नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन देयर इज नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, then new physics come. For the growth of society. अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले फिजिक्स हो और फिर टेक्नोलॉजी हो। बताऊंगी अभी कैसे। अभी तो क्या था, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद फिजिक्स आई, ऐसे ही हुआ है ना। लेकिन एक क्या है, पहले हमारे पास फिजिक्स है, फिर टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, फिर टेक्नोलॉजी आती है। जैसे सपोज करो मुझे पता है सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर के बारे में मुझे पता है, चिप होती है भाई, सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है, इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो सकती है, तो फिर क्या होगा, इसकी हेल्प से लैपटॉप, टीवी, ये सब क्या होगा, बनी। यानी पहले क्या है, फिजिक्स है, फिर क्या आई, टेक्नोलॉजी आई। सेम मान लो, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमें पता है ईएम वेव के बारे में। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में पता है हमें। अब जब इसके बारे में पता है तो क्या बना, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स। यानी पहले फिजिक्स, यानी पहले हमें फिजिक्स पता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी बनी, ठीक है। तो ये, लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का बर्थ हो या फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का, ग्रोथ किसकी है, सोसाइटी, ग्रोथ किसकी है, सोसाइटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही पार्ट रहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, और सेकंड हमारे पास रहते हैं लॉज ऑफ, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। 2 हमारे पास रहते हैं, सॉरी फंडामेंटल फोर्सेस ही रहते हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।